Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss with another topic that's called as valence shell electron pair repulsion theory. So today we have valence shell electron pair repulsion theory. And this theory is also known as, it's called as Vesper theory. Valence shell electron pair repulsion theory. It's also known as Vesper theory. अब हमने देखा कि लिव स्ट्रक्चर में हमने ये जाना कि हम लिव स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा कर सकते हैं, और उसके बाद हमने ये देखा कि लिव स्ट्रक्चर का एक ड्रॉबैक था कि वो शेप्स के बारे में नहीं बोलता था. तो शेप्स को अकाउंट करने के लिए, शेप्स मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल शेप्स को डिटरमाइन करने के लिए एक थ्योरी प्रपोज की गई जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. अब इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया, दिस वाज इनिशियली गिवन बाय सिडविक एंड पॉवेल. Later on it was modified by Nylom and Gillespie. They modified it. और नाइलॉम और गिलस्पी की अगर आप इसका डायरेक्ट वर्जन पढ़ोगे, जो इसने ऑलरेडी इनिशियल वर्जन बुक जो लिखी है वेस्पर थ्योरी में, तो एक सिंपल सी एनालॉजी ये देता है वेस्पर थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए. वो ये है कि वेस्पर थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए आजकल जितने भी लोग आप में गांव में हैं, वो ऐसा करेंगे कि वो एक वॉलनट ट्री को सिलेक्ट करते हैं, और वॉलनट ट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपको देखना है कि वॉलनट ट्री में अगर आपके पास 2 अखरोट है. अब ये अखरोट क्या है, ये आपको इनसाइड पता चलेगा कि व्हाट एक्चुअली आई वांट टू मेक एन एनालॉजी. अगर वॉलनट ट्री में 2 अखरोट है, वो कैसे अरेंज्ड है. अगर वहां पे 3 अखरोट है, वो कैसे अरेंज्ड है. अगर वहां पे 4 अखरोट है, वो कैसे अरेंज्ड है. तो जब उनका आप अरेंजमेंट देखोगे, वही अरेंजमेंट बिल्कुल मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होता है. सो एक सिंपल सी एनालॉजी ये है कि अगर आपको वेस्पर थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए आप सिंपली सिलेक्ट कीजिए एक वॉलनट ट्री को, उसके वॉलनट्स को ऑब्जर्व कीजिए. वहां पे आप ये देखिए कि अगर 2 वॉलनट है वो कैसे अरेंज्ड है, अगर 3 वॉलनट्स है वो कैसे अरेंज्ड है, अगर 4 वॉलनट्स है वो कैसे अरेंज्ड है, और अगर 5 वॉलनट्स है वो कैसे अरेंज्ड है इन अ बंच. एक झुंड में अगर एक ही जगह पे 5 अखरोट है तो वो कैसे अरेंज्ड है, और अगर 6 अखरोट है वो कैसे अरेंज्ड है. एंड बिलीव मी, अगर आपको वहां से एसेंस मिलता है, अगर आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो श्योरली मॉलिक्यूल्स के जो शेप्स है आपको बेटर समझ आएंगी कि मॉलिक्यूल्स के जो शेप्स है, दे हैव बीन एक्चुअली डिजाइन्ड ऑन दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल व्हिच यू ऑब्जर्व ऑन द वॉलनट ट्री. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज, पहले मैं इसके मेन पोस्टुलेट्स आपको सिखाऊंगा कि इसमें फंडामेंटल पोस्टुलेट्स क्या है, और उसके बाद हम इन पोस्टुलेट्स को अप्लाई जो है मॉलिक्यूल्स पे करेंगे. हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर हम उनकी शेप्स को प्रेडिक्ट करेंगे. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट वी विल हैव द डिस्कशन ऑन द पोस्टुलेट्स ऑफ द वेस्पर थ्योरी, एंड देन देयर एप्लीकेशन ऑफ द what we say as those postulates. So let's try to understand the postulates of Vesper theory क्या है. So we will have the discussion on the postulates of Vesper theory. देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला पोस्टुलेट जो है, सो आई विल हैव द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर
रिपल्शन थ्योरी, इसके पॉस्टुलेट्स क्या है? नंबर वन पॉस्टुलेट देखिए क्या है। नंबर वन पॉस्टुलेट जो है, जब आप लिविस स्ट्रक्चर लिखते हो उसके बाद आप लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वहां पे मैंने आपको समझाया कि सेंट्रल एटम का कंसेप्ट क्या है। तो जब अगर आपको मान लीजिए हमारे पास CO3-2 का शेप डिटरमाइन करना है, ठीक है, या हमारे पास NO3- का शेप डिटरमाइन करना है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? आपके लिए है इंपॉर्टेंट द सेंट्रल एटम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन द वेस्पर थ्योरी। तो यहां पे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल आता है, यह बोलता है कि शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल depends upon the number of electron pairs around the central atom, अब सेंट्रल एटम आपको ऑलरेडी पता है, बाकी एटम्स इसको अटैच्ड होते हैं तो इसको पेरिफेरल एटम बोलते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप अगर आपको डिटरमाइन करना है वेस्पर थ्योरी में, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब है बॉन्ड पेयर्स ऑब्लिक लोन पेयर्स जो इस सेंट्रल एटम के अराउंड होंगे। वो समझ आ रही है बात? जो बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स इस सेंट्रल एटम के अराउंड होंगे, दैट्स गोइंग टू डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मतलब यह है कि अगर शायद दो पेयर्स होंगे, अगर दो पेयर्स होंगे, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, तब शायद एक शेप हो सकती है। अगर तीन पेयर्स होंगे तब शायद एक शेप हो सकती है। अगर चार पेयर्स होंगे तब शायद एक शेप हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल जो है दैट इज डिसाइडेड बाय द what we say as number of electron pairs around the central atom, which includes lone pairs as well as bond pairs. Now if it's one bond pair oblique lone pair, if it's one electron pair or two electron pairs, we will start generally with the two electron pairs because we have to define a parameter that's called as a bond angle. तो bond angle को हम तभी डिटरमाइन कर सकते हैं जब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तब शेप डिफरेंट होगी, अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तब ये शेप डिफरेंट होगी, अगर चार इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तब शेप डिफरेंट होगी, अगर पांच होंगे तो इस विल बी हैविंग द डिफरेंट शेप। अब जो रोल है पेरिफेरल एटम्स का, पेरिफेरल एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल की बेसिक शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, लेकिन शेप will mainly depend upon what's called as the nature of the central atom, in the sense its number of electron pairs around the central atom. This is postulate number first. Now if you have this, you can choose here carbon as a central atom, which is also defined. Here it's the nitrogen, और नाइट्रोजन के अराउंड कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे, कितने लोन पेयर्स या बॉन्ड पेयर्स होंगे, दैट्स गोइंग टू डिसाइड द शेप ऑफ द एनी मॉलिक्यूल और एन आयन। इज इट क्लियर? ठीक है, अब पोस्टुलेट नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो पहले आपको हमेशा फोकस करना है ऑन द सेंट्रल एटम, सो वी विल बी फोकसिंग ऑन द सेंट्रल एटम। नाउ नेक्स्ट पोस्टुलेट देखिए क्या है। ठीक है, आप इसको पहले उतारिए, उसके बाद वी विल हैव द नेक्स्ट पोस्टुलेट। सो द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है, नाउ यू दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिसाइड द शेप। अगर आपके पास मान लीजिए आप, ये है कार्बोनेट है जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ये है कार्बोनेट आपके पास, मैंने इसको ऐसे ड्रा किया, लेट अस सपोज, आप इसको किसी भी तरीके से ड्रा कर सकते हैं। ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव है, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे, सेंट्रल एटम ये है।
ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट बोलता है कि ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है, इस सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, यहां पे सिर्फ बॉन्ड पेयर्स। दूसरा पोस्टुलेट ये बोलता है, द सेकंड पोस्टुलेट स्टेट्स लाइक दिस, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, the electron pairs, the electron pairs, whether they are bond pairs, whether they are bond pairs or lone pairs, whether they are bond pairs or lone pairs, ठीक है, they are actually having negative charge। इसको देखिए, अगर आप यहां पे देखोगे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नाउ नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्शंस हैं, ये इसके साथ रिपल करेगा, ये इसके साथ रिपल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है, चाहे वो बॉन्ड पेयर्स है या लोन पेयर्स है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, they are negatively charged and hence they repel each other, hence they repel each other। so इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, ये चाहे बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है, इनके बीच में रिपल्शन होगी, क्योंकि इनका कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, रिपल्शन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज shape of a molecule decides or depends upon the number of electron pairs around the central atom. The second point is these electron pairs, whether they are bond pairs or lone pairs, ठीक है, ये आपस में रिपेल करते हैं, और रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड है, यानी ज्यादा कौन रिपेल करता है, बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपेल करता है, कौन सा पेयर ज्यादा रिपेल करता है, रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो दैट गोज एज वी से, हमारे पास लोन पेयर अगर किसी जगह होगा, दैट रिपेल्स मोर एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, विच रिपेल्स मोर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्शन, कि ज्यादा, सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन करेंगे, और उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे कम रिपल्शन होगी बिटवीन व्हाट, बॉन्ड पेयर। इज इट क्लियर? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन गोज as in the sense that it's lone pair which repels more. Is it clear? So these electron pairs repel each other, and the magnitude of repulsion is lone pair greater than bond pair, lone pair bond pair, which is more than bond pair। इसको आप उतारिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास अब तीसरा पॉइंट है। तीसरा पोस्टुलेट देखिए क्या है, द थर्ड पोस्टुलेट इज लाइक, अब अगर हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, अब ये आपस में रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये बोलता है, तीसरा पोस्टुलेट ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे रिपेल ईच अदर, उसमें कोई शक नहीं है, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। नाउ रिपल्शंस को कैसे, अगर मान लो ये और ये आपस में रिपेल कर रहा है, ये इसके साथ रिपेल कर रहा है, तो अभी इनके बीच में रिपल्शन है। अब इन रिपल्शंस को कैसे मिनिमाइज करते हैं, रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो रिपेल ईच अदर करते हैं, एंड दे try to stay away from each other, ये आपस में दूर रहने की कोशिश करेंगे, ये और ये, दे ट्राई टू
remain far away from each other in order to minimize the repulsions, and they try to remain away from each other and maximize the distance, यानी इसका मतलब यह है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, अब अगर इनके बीच में रिपल्शन है तो इसका यहां पे ये आपस में दूर रहने की कोशिश करेंगे, सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्शंस, और मिनिमाइजिंग रिपल्शंस का मैक्सिमम है कि आपको दूर रहना है, जितना भी आपको हो सकता है, यू हैव टू रिमेन फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सो यू हैव टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस, you will maximize the distance between the electron pairs. ठीक है, this is next important. So this electron pair and this electron pair try to stay away from each other in order to minimize the repulsions and maximize the distance. And maximizing distance means this angle, that's what is called as the bond angle, the angle between these electron pairs that tries to get increased, and by means of that the molecule will have minimum repulsions and more stability. Let's have the next postulate, the fourth postulate. The next postulate is the fourth postulate, and the fourth postulate states as, देखिए fourth postulate क्या बोल रहा है, while distributing electron pairs around central atom, while distributing electron pairs around central atom, the valence shell of central atom is considered as spherical. This is important. Is considered as spherical. स्फेरिकल का मतलब क्या है, ये देख लीजिए. अभी अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है. अब दो चीजें हैं, या तो आप जब आप इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे देंगे, या तो आप जो इसका वैलेंस शेल है, सेंट्रल एटम का जो वैलेंस शेल है, या तो आप इसको सर्कुलर कंसिडर करेंगे, ठीक है, या तो आप इसको सर्कल मानेंगे, या तो आप इसको स्फीयर मानेंगे. स्फीयर का मतलब है कि आप एज इफ देयर इज अ स्फीयर लाइक सिस्टम प्लेस्ड, तो अगर स्फीयर बोर्ड में आप डालोगे, इसका मतलब है आधा पार्ट ऊपर रहेगा, आधा पार्ट नीचे रहेगा, और कुछ बोर्ड में भी रहेगा, बिकॉज नाउ द स्फीयर इज कंसिस्टिंग ऑफ द मनी रिंग्स विच आर प्लेस्ड इन डिफरेंट डायमेंशंस. तो इसका मतलब यह है कि आप जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अराउंड सेंट्रल एटम देंगे, तो उस टाइम पे आप ये नहीं मानेंगे कि इट्स सर्कल, ठीक है, आप उस टाइम पे स्फीयर इसको मानेंगे, यानी आप स्पेस में आप इस एटम को स्फेरिकल कंसीडर करेंगे, इसके वैलेंस शेल को. यू विल कंसीडर दैट टू बी एज व्हाट, spherical. That means you will give broader dimensions. You will go beyond circular dimensions of the valence shell. ठीक है, तो आपको इसको स्फीयर मानना है. कहने का मकसद यह है कि मान लीजिए हमारे पास जो है, मैं आपको थोड़ा यहां पे दिखाऊंगा, ये देख लीजिए, आपको इसको मानना है स्फेरिकल. यू विल कंसिडर दिस टू बी एज अ स्फीयर, ठीक है. उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. लेट अस सपोज देयर इज अ सेंट्रल एटम हियर. नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीस इलेक्ट्रॉन पेयर्स around this central atom. You can distribute 1, you can distribute 2, you can distribute 3, you can distribute 4 in such a manner so that there will be the minimum repulsions and maximum distance between them, so as to minimize the repulsions and maximize the stability, and that's an outcome.
That's an outcome of what we say as a Vesper theory, and that's what is called as the shapes concept. So ये आपको कंसिडर करना है। आप जब इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, यहां पे जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप इसके वैलेंस शेल को स्फीयर मानेंगे, जैसे कि बॉल होता है ना, एग्जैक्टली आप उसी को दिमाग में रख के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अराउंड दैट सेंट्रल एटम डिस्ट्रीब्यूट करके, सो दैट देयर विल बी द मिनिमम रिपल्शंस एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, सो दैट एक लोन पेयर और दूसरे लोन के पेयर के बीच में देयर विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस, सो दैट देयर विल बी द मिनिमम रिपल्शंस. Is it clear? So this is what the phenomena of what we say as the interaction says, and this is the postulate number 4, that is, while distributing electron pairs around the central atom, you will consider that as sphere. The next important point is like this. We will have the fifth point to describe. So I will have the fifth point to describe, which goes as, fifth point देखिए क्या है. Fifth point क्या स्टेट करता है? अगर मान लीजिए आपके पास ये है सेंट्रल एटम, दिस इज द सेंट्रल, एक जबरदस्त पोस्टुलेट है वेस्पर थ्योरी का, और जिसको आपके टेक्स्ट ने जबरदस्त तरीके से लिखा है. दो पोस्टुलेट्स बहुत जबरदस्त है, वो टेक्स्ट पे लिखे हुए हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी में. ये आपका सेंट्रल एटम है. अब यहां पे मसला है, मसला यहां पे यह है, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, दूसरा है, और यहां पे दो है, दो पेयर्स, एक तो सिग्मा है और दूसरे को हम पाई बोलते हैं. जब भी मान लीजिए ए और बी के बीच में बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड. अगर ए और बीच के दो बॉन्ड्स होंगे तो एक सिग्मा है और दूसरा पाई बॉन्ड होगा. अगर मान लीजिए ए और बी में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक, इसको ए को बोलते हैं सिग्मा, दो को बोलते हैं पाई बॉन्ड्स. ये हम डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, इसलिए हम बॉन्ड्स को डिफरेंशिएट करते हैं. अब यहां पे मसला है कि क्या इस सेंट्रल एटम के अराउंड 4 पेयर्स हैं? आर देयर 4 पेयर्स देयर? नो. हम शेप्स, जब हमें वेस्पर थ्योरी को अप्लाई करना है, तो हम ये सिग्मा बॉन्ड वाली एक पेयर, ये वाली एक पेयर, और सिग्मा पाई को हम एक पेयर कंसिडर करें. यानी डबल बॉन्ड विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल पेयर, ट्रिपल बॉन्ड विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल पेयर. दैट मींस दे आर नॉट गोइंग टू इफेक्ट द शेप्स. अगर मान लीजिए ऐसे मॉलिक्यूल होता, लेट अस सपोज मॉलिक्यूल ऐसे होता, तब भी हम 3 पेयर्स कंसिडर करेंगे. ये भी 3 पेयर्स हैं और ये भी 3 पेयर्स. इसका मतलब यह है कि पोस्टुलेट नंबर 5 जो है वो स्टेट करता है कि while deciding the shapes for the molecules, the single bond and double bond and triple bond are equivalent in the sense that I can state like this: while assigning shapes for the molecules, while assigning shapes for the molecules, डबल बॉन्ड, यानी अगर किसी जगह डबल बॉन्ड है, ऑब्लिक ट्रिपल बॉन्ड is considered as single pair, is considered as a single pair. तो अगर किसी जगह आपको सबस्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड बना, उसको आप एक पेयर कंसिडर करोगे, एंड द ट्रिपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज अ सुपर पेयर, बट इट्स अ सिंगल पेयर. इज इट क्लियर? सो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, मान लीजिए मुझे इसका शेप डिटरमाइन करना है, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो. आप देख लीजिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 पेयर्स मानूंगा? नहीं. ये आपके पास सेंट्रल एटम है, ये आपके पास अगर सेंट्रल एटम है तो यहां पे एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया. दैट मींस आई विल जस्ट कंसिडर 2 पेयर्स ओनली. So double bond and triple bond, while deciding the shapes, are considered as single pairs of electrons. Is it clear? Is it clear? बात समझ में आई? You have to consider it as a single pair. The next important point is the last postulate, which states as. देखिए last postulate क्या बोलता है, जो कि इसको समझने की कोशिश कीजिए. अगर समझ आता है तो ठीक है, अगर नहीं भी आता तो तब भी चलेगा. बट इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो इससे पहले भी हमने पढ़ी. मैंने आपको दिखाया था परसों OCN नेगेटिव.
एक स्ट्रक्चर ये बनाया था, दूसरा स्ट्रक्चर ये बनाया था, और तीसरा स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया था। समझिए बात। इससे मैं वैलेंस शेल को कंप्लीट करूंगा। यहां पे वैलेंस शेल कंप्लीटेड है, यहां पे वैलेंस शेल कंप्लीटेड है, यहां पे 3 पेयर्स हैं, यहां पे 3 पेयर्स हैं, यहां पे 1 पेयर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे अभी 2 पेयर्स है, -2 चार्ज है, +1 चार्ज है, -1 चार्ज है, 0 चार्ज है, यहां पे 0 चार्ज है, और यहां पे आपको -1 चार्ज। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनमें से कोई असल में लिविंग स्ट्रक्चर नहीं, एक्चुअल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि इन द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वी टेक द एवरेज, हाउ टू टेक द एवरेज, आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड। लेकिन मॉलिक्यूल का जो शेप है, ये जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए। वेस्पर थ्योरी इन थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स यानी लिव स्ट्रक्चर्स पे भी आप अप्लाई करके आप शेप डिटरमाइन कर सकते हो। यानी अगर आपके पास एक्चुअल स्ट्रक्चर है तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, उसका थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है, किसी भी थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर पे आप वेस्पर थ्योरी को यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहां पे देखोगे, मुझे बताओ ये डबल बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज 1 पेयर, दिस इज कंसीडर्ड एज 1 पेयर, दिस इज द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो यहां पे 2 पेयर्स है, यहां पे भी 2 पेयर्स है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड विल बी 1 पेयर एंड दिस सिंगल बॉन्ड विल बी 1 पेयर। सो यहां पे भी 2 पेयर्स, यहां पे भी आपके पास 2 पेयर्स है। तो इसका मतलब यह है कि सबके केस में 2 पेयर्स है, तो 2 पेयर वाला शेप सेम होगा सबके केस में। इसलिए हम ये बोलते हैं 6th पोस्टुलेट में कि आप वेस्पर थ्योरी को किसी भी थ्योरेटिकल लिव स्ट्रक्चर पे या एक्चुअल स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्चुअल स्ट्रक्चर है उस पे भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उन पे भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड there should be the small difference of energy. What actually I mean to say is the case of the resonance. Once I will make you to understand. Is it clear? तो यहाँ पे आप थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स पे और एक्चुअल स्ट्रक्चर पे भी लिव्स कंसेप्ट को यानी वेस्पर थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, provided they should not differ hugely in their energies. Is it clear? Last point may not be clear. Once we will go through the resonance, it will become clear. These are the postulates of Vesper theory.